हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षास्टिक। फ्रेंड्स, फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड की सीरीज हमारी चल रही है एंड पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। अभी उत्तराखंड प्रशासन की सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका आज थर्ड पार्ट जो है न्यायपालिका, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले उत्तराखंड प्रशासन के जो दो पार्ट हैं, कार्यपालिका और विधानमंडल, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और पेपर के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका जो है वो प्रशासन का, शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इससे पहले जो महत्वपूर्ण अंग थे वो कौन कौन से थे? कार्यपालिका और विधानमंडल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है शासन का वो है न्यायपालिका। इसका जो मुख्य कार्य होता है न्यायपालिका का, वो होता है विधि की व्याख्या करना। ठीक है, विधि से संबंधित जो भी चीजें हैं उनकी व्याख्या करने का काम, उनकी देखभाल करने का काम, वो सारा न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य भी करती है, लेकिन नियंत्रण कब करता है, कब करती है न्यायपालिका? जब विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों जो बॉडी हैं, ये विधान यानी कि जो लॉ है और जो संविधान है उससे परे जाकर अगर कोई काम करते हैं, तब न्यायपालिका उन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक है, तब तक नहीं करेगी जब तक वो लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट जाकर कोई कार्य नहीं करते। ठीक है, वैसे तो नहीं करते, और यदि करते हैं तो उन पर जो भी नियंत्रण स्थापित होता है वो किसके थ्रू होता है? न्यायपालिका यानी जुडिशरी के। आगे है, न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकार का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। यानी जो भी नागरिक है, नागरिकों के जो अधिकार है, उन अधिकारों की रक्षा करने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का होता है, क्योंकि विधि की जो व्याख्या है वो भी कौन करता है? न्यायपालिका। तो विधि की व्याख्या का अधिकार जिसके पास होगा, उसी के पास होगा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा प्लस संविधान के एक प्रहरी के रूप में, प्रहरी मतलब जो उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो अगर संविधान के खिलाफ जाकर कोई कार्य होता है तो उस पर नियंत्रण का कार्य भी कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो ये सारे काम किसके हैं? न्यायपालिका के। अगर हम बात करें उत्तराखंड प्रदेश की, तो उत्तराखंड में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक जो है अधीनस्थ न्यायालय, मतलब उससे छोटे छोटे जो जुडिशरी बॉडी होंगी वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अंडर आती हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे जिला न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय के बाद पारिवारिक न्यायालय है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, विधिक सेवा समितियां हैं। ये जो भी जुडिशरी वर्क वाली जो भी बॉडीज होती हैं वो हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, अधीनस्थ आती हैं। ठीक है, तो इसके अधीनस्थ जो है जिला न्यायालय है, पारिवारिक न्यायालय है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां हैं। ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत आने वाली सारी निकाय हैं या न्यायालय हैं। ठीक है, आगे है उच्च न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे। उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर नैनीताल में है। तो उच्च न्यायालय के बारे में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, हमारे संविधान में देखें, तो कहाँ पर कहा गया है? अनुच्छेद 214 में। ठीक है, आर्टिकल 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है कि इसके तहत क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भाई अलग अलग स्टेट है। अब अगर हम सबसे बड़ा न्यायालय देखें तो वो तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही सारे लोग जाएंगे तो कैसे सारा जल्दी जल्दी काम होगा, या किसी को न्याय की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा? तो इसीलिए स्टेट अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर दिए गए कि भाई हाई कोर्ट होंगे अपने अपने राज्य के। तो वो किस संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 214 के तहत। ठीक है, कि उच्च न्यायालय का प्रावधान वहां पे कहा गया है। फिर उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपके जिला न्यायालय वगैरह आ जाते हैं। तो
इसी अनुच्छेद के अनुरूप जो है 9 नवंबर 2000 को देश का 20वां उच्च न्यायालय के रूप में जो है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो नैनीताल में स्थापित है उसकी स्थापना की गई। तो देश के कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है ये? 20वें नंबर का। ठीक है, तो जब उत्तराखंड राज्य अलग बना उसी समय उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैनीताल में है। फिर अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्याय अधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। तो वो किस किस का अधीक्षण करता है? जो अन्य न्यायालय है राज्य के अंतर्गत, जो उसके अधीनस्थ काम करेंगे तो भाई उसी का अधीक्षण करेगा, और जो भी न्याय अधिकारी है उनका अधीक्षण करता है उच्च न्यायालय। ठीक है, अधीक्षण मतलब अध्यक्षता का, मतलब वो उनका एक तरफ से अध्यक्ष के रूप में कि हाँ मैं वो जो उत्तराखंड राज्य का जो न्यायालय है उच्च न्यायालय, तो वो अन्य न्यायालय के लिए कैसा काम करेगा? एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर है वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति जो पद है वो उनकी संख्या कितनी है? 8 है। कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो कितनी है? 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति वहां पर है। फिर राज्य उच्च न्यायालयों में प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें कि वो कौन थे, तो न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंकर देसाई जी। और अगर हम प्रथम रजिस्ट्रार की बात करें तो GCM रावत। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको जो फर्स्ट वाले हैं वो याद रखने होते हैं, तो उनको याद रखिएगा। फिर है कि अब हाई कोर्ट तो है, लेकिन अगर हम बात करें कि जल्दी निपटारा हो किसी भी मुकदमे का, तो उसके लिए अप्रैल 2001 में राज्य के अंतर्गत 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों का भी गठन किया गया है मुकदमे के शीघ्र निपटारे के लिए। ठीक है, राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है जो लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। अब अगर किसी को निशुल्क कानून सहायता चाहिए तो उसके लिए राज्य में लोक अदालतों की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, लोक अदालतों की व्यवस्था संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। तो जो लोक अदालत है जिसकी व्यवस्था की गई है निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, तो उसका जो नाम है वो है उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। तो आगे चलते हैं। आगे है राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया है जिन्हें जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति कहा जाता है। तो अलग अलग जो है जिलों के अंतर्गत अलग अलग इकाइयों का गठन किया गया है। तो उन इकाइयों का जो अगर हम बात करें तो किस समिति के अंतर्गत है? आपके जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति। ठीक है, प्रदेश के पंचायती राज कानूनी के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। तो अलग अलग पंचायत होती हैं और पंचायती राज कानून के अंतर्गत अगर हम देखें तो न्याय पंचायत भी इनका भी गठन किया गया है कि अगर कोई गांव है, ग्राम पंचायत जिन्हें हम कहते हैं, तो गांव की में कोई इशू है तो वो वहां की जो पंचायत है, वहां के पंचायत में सरपंच होते हैं, 5 उनके साथ और होते हैं, तो उनके द्वारा जो है मामले का निपटान किया जाता है। ठीक है, तो जो पंचायती राज कानून है उसके अंतर्गत जो न्याय पंचायत है, न्याय पंचायत के अंतर्गत जो मामलों की सुनवाई होती है 500 रुपए तक के मामलों की वहां पर सुनवाई कर सकती है जो न्याय पंचायत है। ठीक है, आगे है हमारा लोकायुक्त। तो लोकायुक्त का जो गठन है वो राज्य में किया जाता है। लोकायुक्त का जो कार्य अगर हम देखें तो राज्य में जब शासन प्रशासन में अधिकारों के जो दुरुपयोग होते हैं, भ्रष्टाचार है, कदाचार है, इनसे संबंधित जितने भी शिकायत हैं और इनसे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और इन इन्वेस्टिगेशन से संबंधित राज्य सरकार को जो भी संस्तुति देनी होती है या सिफारिश भेजनी होती है, उसके लिए एक लोकायुक्त का गठन किया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है लोकायुक्त संगठन की। तो किस लिए है लोकायुक्त संगठन? अगर शासन के विरुद्ध होकर या शासन के जो भी अधिकार है, जैसे शासन के जो अधिकारी हैं वही अपने अधिकारों का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, किसी से बदसलूकी करते हैं, इस तरीके की कोई भी
जो शासन के विरुद्ध है वो काम करते हैं, जो शासन के ही लोग हैं, तो उनके लिए, उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लोकायुक्त का गठन किया गया है राज्य के अंतर्गत। ठीक है। और इससे संबंधित जो बिल है वो कब आया था विधानसभा में? 1 नवंबर 2011 को ये बिल पारित हुआ था। तो लोक आयुक्त से संबंधित अगर बिल के बारे में पूछा जाए कि लोक आयुक्त से संबंधित बिल विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया, तो 1 नवंबर 2011 को। ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक, आईएएस सहित सभी जो लोक सेवक है वो उनको जांच दायरे में लाया गया। मतलब कि इसके अंतर्गत किन किन लोगों पर जांच की जा सकती है, तो मुख्यमंत्री और जो सारे मंत्रीगण है, मतलब जो मंत्रिमंडल वाला पार्ट हो गया, विधायक है, आईएएस जो अधिकारी होते हैं, आईएएस सहित जो भी लोक सेवक है, ठीक है, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको जांच दायरे में लाया गया। यानी कि वो सभी इन सभी को लोक आयुक्त के तहत इन पर जो भी है जांच की जा सकती है। अगर हम देखें तो नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में क्या एक अध्यक्ष होता है और 5 उसके सदस्य होते हैं। ठीक है। और जरूरत के मुताबिक जो है 7 सदस्य तक हो सकते हैं। मतलब अगर वैसे तो 5 सदस्य तक है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उनकी संख्या को बढ़ाकर 7 तक की जा सकती है। तो आधे सदस्य 20 साल के अनुभव वाले विधिक पृष्ठभूमि के होंगे। ठीक है। मतलब जो लॉ से संबंधित 20 साल तक काम कर चुके हैं, तो उनका वो बैकग्राउंड होना चाहिए। और बाकी के जो आधे सदस्य हैं वो कौन कौन से, जैसे लोक सेवा है, इन्वेस्टिगेशन है, सतर्कता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध यानी कि एंटी करप्शन जो बोर्ड होता है, गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है। इनमें से किसी में भी जो है कम से कम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले होंगे। मतलब जो सदस्य है जिनको एज अ जुडिशरी बॉडी के रूप में यहाँ पर रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक तो अध्यक्ष हो गए, 5 अन्य सदस्य हो गए, तो इनमें से आधे जो सदस्य हैं वो तो कौन से बैकग्राउंड से होने चाहिए, जो विधिक पृष्ठभूमि से हो। ठीक है। मतलब लॉ से रिलेटेड जो भी उनका बैकग्राउंड है वो होना चाहिए। और बाकी के जो आधे हैं वो इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस, एंटी करप्शन, गवर्नेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इन सब में से किसी में भी 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले हों, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है। नए विधेयक के अनुसार, जो नया बिल पास हुआ था इससे रिलेटेड, उसके अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग होते हैं। तो पहला है अन्वेषण शाखा, फिर अभियोजन और न्यायिक शाखा। तो ये 3 जो शाखाएं हैं ये लोकायुक्त की 3 शाखाएं हैं। तो लोकायुक्त की 3 शाखाएं कौन कौन सी हो गई? अन्वेषण, अभियोजन और न्यायिक शाखा। ठीक है। किसी शिकायती आवेदन पर अथवा स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है। अगर कोई शिकायत के लिए कोई भी आवेदन उनके पास आता है तो वो किसी भी मामले पर खुद से कोई भी निर्णय लेकर जो लोकायुक्त है वो नोटिस भेज सकता है पर्टिकुलर उस व्यक्ति को। ठीक है। जो राज्य की जो सतर्कता इकाई है वो लोकायुक्त के अधीन ही उसको रखा गया है। ठीक है। तो जो विजिलेंस जो बॉडी है राज्य की, उत्तराखंड राज्य की, उसको किसके अधीन रखा जाता है? लोकायुक्त के अधीन रखा जाता है। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा न्यायपालिका वाला। न्यायपालिका के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने देखा कि जो न्यायपालिका है वो उसके जो कार्य हैं वो देखे हमने, उच्च न्यायालय के बारे में देखा, उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है, और लोकायुक्त, उत्तराखंड लोकायुक्त के बारे में हमने आज देखा। तो ये न्यायपालिका का ही पूरा पार्ट था। तो उत्तराखंड प्रशासन के जो प्रमुख 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे जो
स्थानीय जो सुशासन है उसके बारे में बात करेंगे, और एक नज़र में एक फैक्चुअल पार्ट हम प्रशासन के बारे में भी देख लेंगे, ताकि अगर फैक्ट अगर आपको देखना हो एक शॉर्ट वीडियो में, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी उसको कैसे देख सकते हैं लास्ट मोमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट में कोई कमी है, या जो मैं टेस्ट अपलोड कर रही हूँ उसमें आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे तभी हमें अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें दोनों ही पता चलती हैं। तो आई होप कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।